आइए आज की बात प्रारंभ करें और आज की अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। कल अपन ने तंतुर बनाना सीखा। गणितज्ञ टोसी का असमीता जो टोसी ने बनाई वो अपन ने सीखी। आज नई बात अपन चालू कर रहे हैं। बोर्ड पर देखना, ध्यान देना। देखो आज की पहली परिभाषा, सर्वत्र विश्लेषित फलन। सर्वत्र विश्लेषित फलन आज की पहली परिभाषा देखो, सर्वत्र विश्लेषित फलन। यदि z तल में यदि z तल में अर्थात सम्मिश्र समतल में, यदि z तल में अर्थात सम्मिश्र समतल में प्रत्येक परिमित क्षेत्र के लिए यदि z तल में अर्थात सम्मिश्र समतल में प्रत्येक परिमित क्षेत्र के लिए फलन fz एक विश्लेषित फलन हो। फलन fz एक विश्लेषित फलन हो। बेटा विश्लेषित का मतलब होता है जो टोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। यदि z तल में अर्थात सम्मिश्र समतल में प्रत्येक परिमित क्षेत्र के लिए फलन fz एक विश्लेषित फलन हो तो इसे पूर्णांकीय फलन अथवा सर्वत्र विश्लेषित फलन कहते हैं। इसे पूर्णांकीय फलन अथवा सर्वत्र विश्लेषित फलन कहते हैं। यदि z तल में अर्थात सम्मिश्र समतल में प्रत्येक परिमित क्षेत्र के लिए फलन fz एक विश्लेषित फलन हो तो ऐसे फलन का अपन पूर्णांकीय फलन अथवा सर्वत्र विश्लेषित फलन कहते हैं। तो ऐसे फलन का अपन पूर्णांकीय फलन अथवा सर्वत्र विश्लेषित फलन कहते हैं। पहली परिभाषा आज की आपके सामने ध्यान से इसको लिखिए और इसके बाद अपन गणित ल्यूबेल का प्रमेय पढ़ने जाएंगे। और ल्यूबेल का जो प्रमेय है बहुत अच्छा प्रमेय, आप सब भैया बहन बड़े ध्यान से उसको समझना। पहली परिभाषा आपने देखी, आसान परिभाषा है। परिभाषा कभी भी नहीं पूछ रही, लेकिन प्रमेय के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। परिभाषा एडिट डालो, ल्यूबेल प्रमेय, गणित का नाम है ल्यूबेल। एडिट डालो, ल्यूबेल प्रमेय। गणित का नाम है ल्यूबेल प्रमेय। पेपर में नाम से भी पूछी जाती है और स्टेटमेंट भी दे सकता है। जिन प्रमेय का नाम है आपको स्टेटमेंट सब बच्चों को याद रखना है। यदि 30वीं क्लास में ज्यादातर प्रमेय का नाम से पूछी जाती है। देखो ल्यूबेल प्रमेय, स्टेटमेंट, सर्वत्र विश्लेषित फलन, सर्वत्र विश्लेषित फलन
सदैव अचर होता है। सर्वत्र विश्लेषित फलन सदैव अचर होता है। पहला प्रमेय आज का ल्यूवेल का सर्वत्र विश्लेषित फलन सदैव अचर होता है। छोटा सा स्टेटमेंट है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा फॉर्मेट है स्टेटमेंट का। पहला स्टेटमेंट है सर्वत्र विश्लेषित फलन सदैव अचर होता है। अथवा करके दूसरा लिखो, अथवा अथवा करके लिखिए दूसरा। यदि जेड के प्रत्येक परिमित मान, जेड के प्रत्येक परिमित मान, यदि जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए, जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन हो, फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन हो, यदि जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन हो तथा फलन परिबद्ध हो, तो यह फलन अचर होगा। तो यह फलन अचर होगा। मेरा स्टेटमेंट है सर्वत्र विश्लेषित फलन सदैव अचर होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए फलन एफ जेड एक विश्लेषित फलन हो। विश्लेषित का मतलब होता है जो कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट है। फलन परिबद्ध हो तो यह फलन क्या होगा, अचर होगा। दूसरा स्टेटमेंट है जो आप पढ़ रहे हो इस समय न्यूटन का प्रमेय, बहुत अच्छा प्रमेय, मैक्सिमम टाइम राजस्थान स्थिति में आ चुका है। दूसरा स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो इस समय। तीसरा स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है, किसी भी फॉर्म से आपसे पूछा जा सकता है। प्रमेय बहुत अच्छा प्रमेय। माना एफ जेड एक पूर्णांकीय प्रांत है। माना कि एफ जेड एक पूर्णांकीय प्रांत है। माना कि एफ जेड एक पूर्णांकीय फलन है। फलन लिखो। माना कि एफ जेड एक पूर्णांकीय फलन है। तथा जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए समीकरण मोड एफ जेड डैश इक्वल है। जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए एस समीकरण मोड एफ जेड डैश इक्वल है। जा कैपिटल है एक अचर धनात्मक संख्या है। जहां कैपिटल है एक अचर धनात्मक संख्या है को संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करते हैं। तो फलन एफ जेड, तो फलन एफ जेड एक अचर फलन होगा। तो फलन एफ जेड एक अचर फलन होगा। स्टेटमेंट है माना कि एफ जेड एक पूर्णांकीय फलन है।
तथा जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए असमीता मोड एफ जेड लेस इक्वल एम है, जहाँ एम एक अचर धनात्मक संख्या है, तो संतुष्ट होते हैं तो फलन एफ जेड एक अचर फलन होगा। तीन स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहे हैं। पहला सर्वत्र विशेष फलन अचर होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपने अभी लिखा था, जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए फलन एफ जेड एक विशेष फलन हो तथा फलन परिबद्ध हो तो यह फलन अचर फलन होगा। और तीसरा इस समय आपके सामने चल रहे हैं। आइए इन तीनों स्टेटमेंटों के माध्यम से गणितज्ञ ल्यूबेल के प्रमेय की बात करें। अच्छा प्रमेय था गणितज्ञ ल्यूबेल का, बढ़िया प्रमेय में माना जाता है। देखो उत्पत्ति प्रूफ देखिए, हर प्रमेय के बारे में गणितज्ञ कोशी ने बताया था, और ऐसा एक भी गणितज्ञ नहीं है जिन्होंने बिना कोशी के सूत्र से या बिना कोशी के माध्यम से प्रमेय को अपनाया। ऐसा एक भी गणितज्ञ नहीं है, सबने कोशी को अपनाया है। एक भी ऐसा गणितज्ञ नहीं है जो बिना कोशी के प्रमेय को हल कर दे। सम्मिश्र विश्लेषण कोशी ने हमेशा अनुकूल के अंदर की बात करी। एकमात्र गणितज्ञ पवासो जिन्होंने कंटूर के बाहर की बात करी। आपने पवासुरा समाधान सूत्र पढ़ लिया और अपनी मेमोरी में याद भी कर लिया होगा। पवासो ने बोला था Z0 का प्रतिलोम बिंदु R स्क्वायर बटे Z0 बाहर, ये पवासो था। पवासो में एकमात्र गणितज्ञ गणित करने तो कंटूर के अंदर की बात की थी कि Z0 आंतरिक बिंदु है। इन पवासो आपसे बोल रहा था कि Z0 का प्रतिलोम बिंदु R स्क्वायर बटे Z0 बाहर है। लेकिन जो गणितज्ञ ल्यूबेल आप पढ़ने जा रहे हो, ये ल्यूबेल आपसे कहता है कि हम जो वृत्त ले रहे हैं, हम जो कंटूर ले रहे हैं, वो कंटूर क्या है? संकेंद्रीय वृत्त। क्या है? संकेंद्रीय वृत्त। और संकेंद्रीय वृत्त आप जानते हो कि संकेंद्रीय वृत्त वह होता है दो या दो से अधिक वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही हो और त्रिज्या भिन्न भिन्न हो। दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही हो, यानी त्रिज्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे वृत्त अपन क्या बोलते हैं? समकेंद्रीय वृत्त। तो बेटा गणितज्ञ ल्यूबेल ने अपनी प्रमेय को बनाने के लिए समकेंद्रीय वृत्त लिए। सपोज कर ये अंदर के वृत्त और ये बाहर का वृत्त, एक का केंद्र ए माना, एक का बी माना। केंद्र तो फिक्स है, लेकिन एक वृत्त उन्होंने ए मान लिया, एक वृत्त उन्होंने क्या मान लिया? बी मान लिया। ऐसे सपोज कर। दूसरा सपोज ये कि बाहर वाले कंटूर की त्रिज्या बड़ा आर मान ली, छोटे वाले की उसने छोटा आर मान ली। छोटे वाले की छोटा आर मान ली, बाहर वाले की उसने क्या मान ली? बड़ा आर मान ली। एक का स्थिर बिंदु उन्होंने ए माना, एक का स्थिर बिंदु उन्होंने क्या माना? बी माना। ये ल्यूबेल की विशेषता है जो उन्होंने दो दो स्थिर बिंदु माने थे। आइए उत्पत्ति को लिखना चालू करें। माना कि कोई फलन एफ जेड, माना कि कोई फलन एफ जेड किसी सरल संबंध कंटूर, किसी सरल संबंध कंटूर की सस्टेट मोड जेड बराबर आर, किसी सरल संबंध कंटूर सी सस्टेट मोड जेड बराबर आर में विश्लेषित फलन है, में विश्लेषित फलन है। माना कोई फलन एफ जेड सी सस्टेन मोड जेड बराबर आर में विश्लेषित फलन है, विश्लेषित फलन है। तथा माना वृत्त के अंदर, तथा माना वृत्त के अंदर
कोई दो कोई दो स्थिर बिंदु कोई दो स्थिर बिंदु ए व बी है तथा मानव के अंदर कोई दो स्थिर बिंदु ए व बी है। दो स्थिर बिंदु अपने का मान ली ए और बी। ये पहले गणित थे जिन्होंने दो स्थिर बिंदु माने थे। स्थिर बिंदु बोल दे, केंद्र बिंदु बोल दे, मूल बिंदु बोल दे, एक ही बात है। पहली लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, इन्होंने बोला माना कि कोई फलन है z सी सब्सटेंट नोट z बराबर r में विश्लेषित फलन है तथा माना सबके अंदर कोई दो स्थिर बिंदु ए व बी है। क्लियर? इसको डायरेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कोशी समाकलन सूत्र के अनुसार कोशी समाकलन सूत्र के अनुसार लीजिए कोशी समाकलन एट जेड 0 बराबर 1 पाई आएगा टर्न सी एट जेड डी जेड बटे जेड माइनस जेड। हम जानते हैं कोशी समाकलन सूत्र अनुसार, ये कोशी समाकलन सूत्र आपकी मेमोरी में, इसका आप दे दो 1 नंबर। जब आपने कोशी समाकलन सूत्र पढ़ा था तब मैंने तुम्हें बताया था बेटा जेड 0 स्थिर बिंदु होता है, जेड चर बिंदु होता है, जहाँ जेड 0 बराबर स्थिर बिंदु और स्थिर बिंदु का अपन मूल बिंदु भी कहते हैं, केंद्र बिंदु भी अपन कहते हैं। अब इस समय ल्यूवेल का प्रमेय चल रहा है। ल्यूवेल आपसे क्या कर रहा है कि स्थिर बिंदु दो है ए और बी। देखो ल्यूवेल के अनुसार स्थिर बिंदु ए व बी है। ल्यूवेल के अनुसार स्थिर बिंदु ए व बी है। ल्यूवेल के अनुसार स्थिर बिंदु ए व बी है। तब तुम्हें पता है इस समय जेड 0 स्थिर बिंदु है कोशी के अनुसार, और ल्यूवेल के अनुसार स्थिर बिंदु क्या है ए और बी। तो ज्यादा जेड 0 हम पहले ए भर दे और उसके बाद बी भर दे। अपनी कॉपी में 3 नंबर दे दे। कोई बात नहीं समझ आ रही है, कंसल्ट कर लें। क्लियर? कोई बात नहीं समझ आ रही है बोल दे। समीकरण 3 में से 2 को हटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को हटाने पर नजर डाल ले बोर्ड पर, 3 में से 2 को हटा ले। लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, नजरें बोर्ड पर डाल लें। बढ़ा लें, 3 में से 2 को घटा लें, इस छेद को फिर तू बढ़ा लें। अनकोण को पाई आटा कॉमन ले ले, अनकोण कॉमन ले ले, अनकोण को पाई आटा कॉमन ले ले, अनकोण कॉमन ले ले, एफ जेड डी जेड कॉमन ले ले। बोर्ड को ध्यान से देख लें। यहाँ तक तो स्टेप परेशान करने को बोल रहे हैं। यहाँ तक कोई लाइन नहीं समझ आ रही तो कंसल्ट कर लें।
लघुत्तम ले लें, बोर्ड को देख लें, कोई बात नहीं समझ आ रही है पूछ लें। आसान प्रमेय न्यूमेरिकल का कोई हर नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पूरा मैथमेटिकल दिया है उन्होंने, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं दिया न्यूमेरिकल ने। ब्रैकेट खोल ले, चिन्हों को बदल ले, ब्रैकेट खोल ले, चिन्हों को बदल ले, काट ले, बच्चा वो काट ले, दोनों में माइनस कॉमन ले लें, बोर्ड को ध्यान से देख ले, इसको 4 नंबर दे दें। समीकरण 4 के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, 4 के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर स्टेप को बढ़ा ले, 4 के दोनों पक्षों का मापांक ले ले, स्टेप को बढ़ा ले, मोड़ को छोटे छोटे मोड़ में तोड़ दें, और जब मोड़ छोटे छोटे मोड़ में टूटता है, जब मोड़ छोटे छोटे मोड़ में टूटता है तो आपको पता है लैस उत्तर देता है। चलिए ये 12वीं क्लास से आप पढ़ते हो कि मोड़ जब छोटे छोटे मोड़ में टूटता है तो लैस उत्तर देता है। सेकंड नंबर प्रूफ आपको बताया, क्योंकि ये मापांक का गुणधर्म कहता है कि मोड़ को जब छोटे छोटे मोड़ में तोड़ते हैं, मोड़ को जब छोटे छोटे मोड़ में तोड़ते हैं तो लय सफल देता है। ये मापांक का गुणधर्म कहता है। बड़ा ले, यहां तक कोचिंग दिक्कत बोले, कोई बात नहीं समझ आ रही है कंसल्ट कर लें, साइड लिख देना मापांक के गुणधर्म के अनुसार। मापांक के गुणधर्म के अनुसार, मापांक के गुणधर्म के अनुसार, मापांक के गुणधर्म के अनुसार बढ़ाए, नजरे बोर्ड पर डाल। ये तुम्हें कई बार मैंने बता दिया कि आयोटा का मोड़ 1 होता है, तुम्हें कई बार बता दिया कि बेटा आयोटा का मोड़ 1 होता है। कैसे होता है पहले भी कई बार बता दिया। इस्लामिक संख्या होती है x प्लस आयोटा, इसका मोड़ लेता है तो आता है x² प्लस y²। मुझे पता है इसमें चल रहा है 0 प्लस आयोटा, 0 का वर्ग 0 आयोटा का गुणा 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग क्या हो गया 1। ठीक है, तो बेटा आयोटा का मोड़ दूसरा होता है 1। इस बात का ध्यान रखना, कई बार तुम्हें पहले ही बता दी। 2 पाई का अच्छा पद है, आयोटा का मोड़ 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 1 से। या माइनस का मोड़ पॉजिटिव होगा, लेकिन इस पर तो मोड़ बढ़ा देगा। अरे माइनस को माइनस का 1 बोल सकते हैं मनीषा, तो -1 इंटू ये, तो -1 का मोड़ तो +1 कर दे, बच्चे को तो करने दे। नीचे ये स्टेप कर रहा है, इधर ये स्टेप चल रहा है। जो बात नहीं समझाए बोल देना, -2 का 1 बोल दे तो -के 1 का मोड़ +1 होगा, तो बच्चा हुआ स्टेप के सामने मोड़ ये माइनस भी स्टेप बढ़ा ले। यहाँ तक पूछा, इसको समीकरण नंबर 5 ले लें, इसको समीकरण नंबर 5 ले लें। देखो प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार
प्रमेय के अनुसार फलन एफ जेड विश्लेषी फलन है। प्रमेय के अनुसार फलन एफ जेड विश्लेषी फलन है। प्रमेय के अनुसार फलन एफ जेड विश्लेषी फलन है तथा एफ जेड तथा मोड एफ जेड लेस इक्वल है। प्रमेय के अनुसार फलन एफ जेड विश्लेषी फलन है तथा मोड एफ जेड लेस इक्वल है। मोड एफ जेड लेस इक्वल है। तब इस स्थिति में समीकरण 5 निम्न होगा। तब इस स्थिति में समीकरण 5 निम्न होगा। हटा लें उत्तर बोल हटा लें उत्तर बोल क्लियर। चलिए बोर्ड देख ए माइनस बी अच्छा है, इसको तो बाहर निकाल ले। फंड चलता हो जिन बना ले दिक्कत तुरंत बोलें। इसे समीकरण नंबर 6 दे दे, इसे 6 नंबर दे दे। प्रमेय के अनुसार सी सस्टेंट मोड जेड बराबर आर। प्रमेय के अनुसार सी सस्टेंट मोड जेड बराबर आर। प्रमेय के अनुसार सी सस्टेंट मोड जेड बराबर आर। अब समीकरण 6 निम्न होगा। बढ़ा लें क्लियर क्लियर। तुम्हें पता है आर का मतलब त्रिज्या है। आर का मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब कोई गणितीय संख्या है। तो त्रिज्या भी अचर है, ए भी अचर है, बी भी अचर, चल तो केवल जेड ही है। अरे ए अचर है, बी अचर, त्रिज्या आर का बाहर अचर। फिर आर का मतलब कोई गणितीय संख्या तो यदि तो अचर पूरा बाहर निकालने, अचर चर को अंदर रहने दे। अचर को बाहर निकालने, चर को अंदर रहने दे। स्टेप को बढ़ा लें, स्टेप को बढ़ा लें। आर कॉमन ले लें, फिर आर कॉमन ले लें। कोई बोले बच्चा दिशा मोड़ के अंदर आर, अरे तो त्रिज्या तो मोड़ में हो चाहे नहीं हो, त्रिज्या तो धनात्मक होगी, त्रिज्या माइनस में होती नहीं है। त्रिज्या तो माइनस में होती नहीं है। पहले वेक्टर में कॉमन ले ले, दूसरे में कॉमन ले ले। यहां तक दिक्कत आ रही है, तुरंत बता दें। बोर्ड को ध्यान से देख ले। बढ़ाए क्लियर। पूरी बात दोबारा सुन ले। तुम्हें पता है हर गणित तत्व के अनुसार जेड चर है। हर गणित तत्व के अनुसार जेड चर है। जेड चर है, चर यानी चलने वाला। हर गणित तत्व के अनुसार जेड चर है, चर यानी जो चलता है। जब जेड चलेगा, जब जेड चलेगा तो उसमें परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा? डीजे। परिवर्तन क्या होगा? डीजे।
जेड में होने वाला परिवर्तन डीजेड, परिवर्तन की धरती अपन रहते हैं अवकलन करते हैं, तो आपके साइड में पड़ी है कि अवकलन को अपन डी से दर्शाते हैं, जेड में होने वाला परिवर्तन डीजेड। और बेटा जब डीजेड परिबद्ध होगा, बेटा जब डीजेड परिबद्ध होगा तो परिबद्ध का मतलब है जब जेड चलेगा तो परिवर्तन डीजेड होगा, और जब होगा तो वो तंतुर बनाएगा, और जब तंतुर बनाएगा तो उसका परिबद्ध होगा। और परिबद्ध होने का मतलब है तंतुर की परिधि या तंतुर का परिमाप। तंतुर की परिधि या परिमाप क्या होता है? 2πr। तंतुर की परिधि और तंतुर का परिमाप क्या होता है? 2πr। बोर्ड पर देख, लगातार ध्यान, यानी हिंदी आती सिस्टम का कैरेक्टर क्या आया? 2πr बड़ा ले, आर स्क्वायर से आर काट ले, 2π से 2π काट ले, a माइनस बी अचर है, इसके मोड हटाते ब्रैकेट लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 माइनस बी अपॉन आर चल रहा है, 1 माइनस सी अपॉन आर चल रहा है, इधर एक आर और बच गए, इधर मोड एफ बी माइनस एफ ए चल रहे। तो दिक्कत आएगा वो देना, ब्रैकेट लगाना चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, नोट लेना चाहो तो नोट भी ले लो। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है, कंसल्ट कर लो। कोई बात नहीं समझ आ रही है, कंसल्ट कर लो, उसको साथ में मत दे दो। समीकरण 7 में यदि r टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, समीकरण 7 में यदि r टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, टेंड्स टू का मतलब होता है तो सद है। समीकरण 7 में r टेंड्स टू इनफाइनाइट हो यानी r अनंत को दर्शाओ। हमें पता है जब r अनंत में जाएगा तो किसी भी नीचे अनंत आएगा तो बना पूरा अनंत होता है 0। जब r अनंत में आएगा किसी भी अनंत आता है तो किसको चला जाता है 0 में बढ़ा लो। बढ़ा लो, बढ़ा लो। पूछो, तुम्हें पता है ए बी स्थिर है, और ए बी स्थिर है तो इनसे बनने वाला फलन भी स्थिर होगा, और इसके का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट अचर। नीचे आते हैं ए व बी स्थिर फलन है, ए व बी स्थिर है, ए व बी स्थिर है, तो इनसे निर्मित फलन एफ जेड भी स्थिर होगा, तो इनसे निर्मित फलन एफ जेड भी स्थिर होगा, इनसे निर्मित फलन एफ जेड भी स्थिर होगा। अतः सिद्ध होता है कि जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए, जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए, जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए फलन एफ जेड एक विशेष फलन हो, फलन एफ जेड एक विशेष फलन हो तथा फलन परिबद्ध हो, तथा फलन परिबद्ध हो, तथा फलन परिबद्ध हो, तथा फलन परिबद्ध हो, तो यह फलन अचर फलन भी होगा। तथा फलन परिबद्ध हो तो यह फलन अचर फलन भी होगा, तो यह फलन अचर फलन भी होगा। नीचे अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि सर्वत्र विश्लेषित फलन, सर्वत्र विश्लेषित फलन सदैव अचर होता है, सर्वत्र विश्लेषित फलन सदैव अचर होता है, सर्वत्र विश्लेषित फलन सदैव अचर होता है।
2 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है ल्यूवेल के प्रमेय को बैठ करने के लिए, पढ़ने के लिए, और कोई परेशानी आ रही है तो कंसल्ट करने के लिए। देखो नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। तो जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4 + 2 आयोटा, जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4 + 2 आयोटा तत् समाकलन टू सी जेड बार डी जेड का मान ज्ञात कीजिए। जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4 + 2 आयोटा तक समाकलन टू सी जेड बार डी जेड का मान ज्ञात कीजिए। यदि 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 टू सी का पथ जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी हो, यदि टू सी का पथ जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी हो, यदि टू सी का पथ जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी हो, टू सी का पथ क्या हो, जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी हो। ये सवाल तुमसे पूछ रहे हैं। सवाल कर रहा है जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4 + 2 आयोटा तक टू सी जेड बार डी जेड का मान ज्ञात कीजिए। यदि समाकलन या टू का पथ जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी हो। लिखो सॉल्यूशन। हम जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, हम जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तब डी जेड बराबर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, डी जेड बराबर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। देखो हम जानते हैं जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई, हम जानते हैं जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई। अतः टू सी जेड बार डी जेड, जेड बार मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई, डी जेड का मतलब डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, डी जेड का मतलब डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। क्लियर? प्रश्नानुसार समाकलन का पथ जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी, इसको तो 1 नंबर दे दे। समाकलन का पथ जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी। तुम्हें पता है जेड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तुम्हें पता है जेड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको 2 नंबर दे दे। समीकरण 2 में वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर वास्तविक एक्स बराबर टी स्क्वायर, काल्पनिक वाई बराबर टी, वास्तविक एक्स बराबर टी स्क्वायर, काल्पनिक वाई बराबर टी। इसको 3 नंबर दे दो, इसको 4 नंबर दे दो। समीकरण 3 में 4 के दोनों पक्षों रहा, समीकरण 3 में 4 के दोनों पक्षों रहा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt टी स्क्वायर और 2t थीटा वन dx बराबर 2t dt। 5 नंबर दे दो। dy बराबर dt 6 नंबर दे दो। समीकरण 3, 4, 5 व 6 से यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3, 4, 5 व 6 से यह मान समीकरण 1 में रखने पर आइए समीकरण 1 को करें।
बोर्ड पर आप ध्यान रखें, कंसल्ट बोर्ड को देखते रहे, कंसल्ट करते हैं। एस का मान 30 था, वाई का मान टी, डी एक्स का मान √3 थी, डी वाई का मान dt। बढ़ा लो, कोई बात नहीं समझ आ रही है, कंसल्ट कर लो, नहीं समझ आए तुरंत बता दो। अंदर बना कर लो, पहले तो कॉमन ले लो, पहले तो कॉमन ले लो कि स्टेट को बढ़ा लें। दोनों गुणा कर लें, उनकी की पावर थी प्लस का आयु का टी स्क्वायर, वो आयु का टी स्क्वायर माइनस का आयु का स्क्वायर टी, दो में से दिया तो एक बार आयु का स्क्वायर मान माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, बढ़ा ले फिर टू स्टेट, बढ़ा ले फिर टू स्टेट। देख ले बोर्ड, दिक्कत बोर्ड, देख ले बोर्ड, दिक्कत बोर्ड। अरे 2 आयोटा टी स्क्वायर माइनस का उसमें से एक बार हटा दे, एक बार बचा ले, यहां तो दिक्कत तो बोर्ड से होना है। क्लियर? उन्होंने समाकलन का पक्ष दिया टी में, तो अपनी मजबूरी थी टी में चलना है, लिमिट जेड में दे रहा है, अगर जेड बाहर में दे रहा है, पक्ष टी में दे रहा है, पथ यानी जिस रास्ते पर चलना हो रास्ता टी में दे रहा था, मजबूरी अपनी टी में चलने की थी। प्रश्नानुसार दी गई स्थिति जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4+2 आएगा। प्रश्नानुसार दी गई स्थिति जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4+2 आएगा। क्या जेड को x प्लस आएगा वाई बोल दूं? क्या 0 को प्लस आएगा 0 बोल दूं? क्या जेड को x प्लस आएगा वाई बोल दूं? बोर्ड को देख ले, तुलना कर ले, रियल की तुलना कर ले, इमेज की तुलना कर ले, x0 y0, x0 y0, x0 y0, x का मान 4 y का मान 2, बढ़ा लो। कंसल्ट कर ले, समझ में नहीं आ रहा है तुरंत पूछ रहे हैं, दिक्कत बोल रहे हैं। क्लियर? बेटा लिमिट तो एक्स और वाई में तैयार है, लेकिन समाकलन का रास्ता तो टी में, तो मुझे बदलनी तो टी में पड़ेगी। प्रश्नानुसार समाकलन का पथ, समाकलन का पथ जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस आई बटा, समाकलन का पथ जेड बराबर टी स्क्वायर प्लस आई बटा, जेड का मान एक्स प्लस आई का मान, तुलना कर लें, x बराबर टी स्क्वायर वाई बराबर टी बढ़ा रहे, तुलना कर ले, x बराबर टी स्क्वायर वाई बराबर टी बढ़ा रहे,
बेटा x का मान 0 है, y का मान 0 है, बोर्ड देख रहे हैं। बेटा x का मान 0 है, y का मान 0 है, बोर्ड देख रहे हैं। ये 0 भरा, 0 भरा। तो बेटा x बराबर 0 और y बराबर 0 जब अपन ने भरा यहाँ पर है, तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकल के आया कि t बराबर 0। जब तुमने x बराबर 0 y बराबर 0 भरा, तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि t बराबर क्या हो गया, 0। क्लियर? अब इधर आ गया, इधर दूसरा जोड़ा है x बराबर 4 y बराबर 2। जब तू x बराबर 4 भरेगा, जब तू y बराबर 2 भरेगा, t बराबर 2, ओवरऑल रिजल्ट निकल के आ गया t बराबर 2। यानी दोनों फॉर्मूला को अपन ने लिया, एक ने लिमिट t बराबर 0 दिया, एक ने लिमिट t बराबर 2 दिया। यहाँ तक दिक्कत तो वो है। ठीक है, 2 मान तैयार हो गए सिमिलर। आइए चलें, बोर्ड पुनः देखें। दिक्कत बोल है, बढ़ा लें। छोटा कर लें। बोर्ड देख लें। फिर बढ़ा लें। समाकलन करना आप सब जानते हो, एस की पावर है, हमारा सूत्र ले लें। अब आइए लिमिट कर लें, अपर माइनस लोअर कर लें, नजरे बोर्ड पर डाल लें। कोई बात नहीं समझ आ रही है मुझे बता दें। अपर 2 3 4 16 बट्टे 2, 2 3 3 8, 2 3 2 4 4 बट्टे 2 2 अपर, 2 3 4 16 बट्टे 2, 2 3 3 8, 2 3 2 4 बट्टे 2 2 अपर माइनस लोअर 0 0 0 बढ़ा लें। 16 बट्टे 2 8, बढ़ा लें। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, जो अभी अभी आपने देखा है, मुझे लगता नहीं इस तरह सवाल में आपको कोई समस्या आ रही होगी। क्या तो मेरा मानना है कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। सवाल को पुनः एनालिसिस करें, पुनः देखें, नहीं समझ आ रहा है आंसर जरूर करें। परिभाषा परिरेखा समाकलन, माना कि pxy तथा qxy माना कि pxy तथा qxy दो वास्तविक संतत फलन है, दो वास्तविक संतत फलन है, दो वास्तविक संतत फलन है जो सरल संबंध कंटूर सी के, जो सरल संबंध कंटूर सी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, जो सरल संबंध कंटूर सी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, तो कंटूर सी के अनुदेश, तो कंटूर सी के अनुदेश परिरेखा समाकलन
या वास्तविक रेखा समाकलन, परिरेखा समाकलन या वास्तविक रेखा समाकलन तो निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। कंटूर सी पीडीएक्स प्लस 2dy। दोबारा बोल रहा हूं, माना कि pxy तथा qxy दो वास्तविक संतत हैं जो सरल संबंध कंटूर सी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो कंटूर सी के अनुदेश परिरेखा समाकलन को या वास्तविक रेखा समाकलन को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। सर मैं आपके सामने बोर्ड को लगातार देखने का प्रयास करें, कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर कंसल्ट करें, कोई स्टेज परेशान कर रही है तो बोले। ये था परिरेखा समाकलन की परिभाषा। परि यानी चारों तरफ, रेखा परिरेखा यानी रेखा के चारों तरफ यानी बंद परिबल क्षेत्र है, यानी जिसको अपन बोलते हैं कंटूर। आइए फिर आगे बढ़े, फिर बोर्ड को लगातार देखें और नहीं समझ आ रही तो पूछे। और मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के कल में आपको कोई समस्या आई होगी। आज के पूरे कोटेशन को एक बार पुनः पढ़े और आप बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार पूरे कोटेशन को आप पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, नहीं समझ आ रहा है तुरंत कंसल्ट करें। नेक्स्ट पढ़ेंगे।